हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके एग्जाम प्रिपरेशन ऐप एग्जाम कोच पर। और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, मैं मनोज त्रिपाठी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे थे कि हम लोग जैव विविधता पढ़ रहे थे, और जैव विविधता में हम लोग आज देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। क्यों जरूरी होता है जैव विविधता का संरक्षण, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग लास्ट टाइम पर पढ़े थे कि यदि जैव विविधता कहीं पर कम हो रही है तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, ये क्या हो रहा है, ये स्थिर नहीं रहता है, यानी कि धीरे धीरे समाप्त होने के चांसेस इसके होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि कल हम लोगों ने जो पढ़ा था लास्ट टाइम पर, वो हम लोगों ने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी। और मैं बस एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कल की, आपको वो चीज़ याद है कि नहीं जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी। तो बायोडाइवर्सिटी जो है, इसके लिए मैंने एक नाम बताया था कि एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी शब्द को सबसे पहले यूज किया था। तो उनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो आप आंसर करेंगे तो हमेशा ध्यान से आंसर करेंगे कि ये कौन है, डब्ल्यू.जी. रोजेन है। डब्ल्यू.जी. रोजेन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले यूज किया था। क्लियर हो गया। और हम लोगों ने ये देखा था कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये इक्वेटर से यानी कि भूमध्य रेखा से किधर की ओर, पोल्स की ओर जाने पर घटती है। पोल्स की ओर जाने पर क्या होती है, घटती है, डिक्रीज करती है। डिक्रीज करेगी क्या, डिक्रीज, सब कुछ डिक्रीज करेगा। जो जो मैं आपको बताने वाला हूं देखिएगा, डिक्रीज करता है क्या क्या, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती है। बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी प्रोडक्टिविटी, यानी कि आप बोलेंगे उत्पादकता घटती है। उत्पादकता घटती है। और क्या होगा, जब उत्पादकता घटेगी, बायोडाइवर्सिटी घटेगी, तो उस जगह पर जो पारितंत्र है उसकी स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता भी क्या होती है, स्टेबिलिटी भी घटती है। बोलो हाँ या ना, यस ना। इतनी बात तो हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। यदि आपसे पूछा जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जैव विविधता के ह्रास के या जैव विविधता के खत्म होने के, जैव विविधता के समाप्त होने का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो ढेर सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जब वर्ड जुड़ जाएगा मुख्य, जब जुड़ जाएगा मेन, तो आपका आंसर हमेशा और हमेशा ये होना चाहिए कि जब भी जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण पूछा जाएगा, हम हमेशा बताएंगे जैव जीवों के प्राकृतिक आवास का विनाश। तो मैं यहाँ पर उस चीज को लिख देता हूँ, जैव विविधता के ह्रास का, जैव विविधता के ह्रास का, जैव विविधता के ह्रास, ह्रास का मतलब होता है लॉस या कमी। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण यानी कि मेन रीजन की बात कर रहे हैं, मुख्य कारण की बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या करेंगे, जैव विविधता के ह्रास का, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण आप आंसर क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे यहां पर जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण आप आंसर बोलेंगे जीवों के प्राकृतिक आवास का विनाश। जीवों के प्राकृतिक आवास का विनाश, यस ना, जीवों के प्राकृतिक आवास का विनाश। अच्छा, जीवों के प्राकृतिक आवास के विनाश होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, मानव की होने वाली है। अभी आप देखेंगे जीवों के प्राकृतिक आवास का विनाश। ठीक है, सबसे पहले जो भी इस पृथ्वी पर जीव आता है, जो भी इस पृथ्वी पर जीव आता है वो तब तक जीवित रहता है जब तक कि पृथ्वी पर होने वाले चेंजेस के साथ वो अपने आप को अनुकूलित कर पाता है, या आप कह सकते हैं सामंजस्य बिठा पाता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आया करता है कि जीव का प्रकृति के साथ या नेचर के साथ जो सामंजस्य है वो क्या कहलाएगा। तो जीव का प्रकृति के साथ, प्रकृति या फिर आप बोलेंगे वातावरण, जीव का प्रकृति या फिर आप बोलेंगे वातावरण के साथ सामंजस्य। ठीक है ना, जीव का प्रकृति या फिर आप बोलेंगे वातावरण के साथ, वातावरण के साथ सामंजस्य, सामंजस्य। ठीक है ना, सामंजस्य को आप क्या नाम देते हैं, इसको आप नाम देते हैं अनुकूलन। क्या बोलते हैं इसको, इसको आप नाम देते हैं अनुकूलन का, अनुकूलन। अनुकूलन को आप इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई भी जीव प्रकृति में या पृथ्वी पर होता है तो तब तक अपने आप को प्रकृति में बनाए रखता है जब तक कि वो प्रकृति के साथ या प्रकृति में होने वाले चेंजेस के साथ अपने आप को सामंजस्य या अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर लेता है, यानी अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। ठीक है,
यदि जीव प्रकृति में आया है, पृथ्वी पर आया है, तो पृथ्वी पर होने वाले चेंजेस जो हैं यदि उनके साथ अनुकूलित नहीं हो पाया तो जीवों की जातियां क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। जीवों की जातियां क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यानी कि जीवों की जातियों का समाप्त होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जीवों की जातियों का समाप्त होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। गॉट इट। यदि आपसे पूछा जाता है कि जीवों की जातियां समाप्त हो रही हैं तो ये क्या है, तो आप कहेंगे प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन जब जीवों की जातियों के आसपास या जीवों के जाति जहां निवास कर रहे हैं, यानी उनका जो प्राकृतिक आवास है, नेटिव प्लेस है, या फिर हम लोग कह सकते हैं उनका जो हैबिटाट है, वहां पर मानवीय हस्तक्षेप बढ़ जाता है, ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन इंटरवेंशन बन जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जीवों की जातियों के समाप्त होने का जो रेट है, एक्सटिंक्शन रेट है, वो क्या हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर एक वर्ड याद रखिएगा, एक सेंटेंस याद रखिएगा। सेंटेंस पूरा का पूरा ये है कि जीवों की जातियों का समाप्त होना, जीवों की जातियों का समाप्त होना, जीवों की जातियों का समाप्त होना, ये क्या है, जीवों की जातियों का समाप्त होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है ये, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जीवों की जातियों का समाप्त होना क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है ना। लेकिन जब मानवीय हस्तक्षेप बढ़ जाता है, जब मानवीय हस्तक्षेप बढ़ जाता है, प्रक्रिया है, जब मानवीय हस्तक्षेप बढ़ जाता है तो जीवों की जातियों का जो समाप्त होने की दर है ये बढ़ जाती है। बट मानवीय हस्तक्षेपों के कारण, मानवीय हस्तक्षेप क्या करेंगे, मानवीय हस्तक्षेप जीवों की जातियों के समाप्त होने की दर को बढ़ा देंगे। जीवों की जातियों के समाप्त होने की दर, जीवों की जातियों के समाप्त होने की दर, समाप्त होने की दर को क्या करेंगे, जीवों के समाप्त होने की दर को बढ़ा देते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा, इसलिए हमें जीवों की जातियों को यदि बचाना होगा, यानी कि जैव विविधता को बचाना होगा, तो हमें मानव पर क्या करने पड़े होंगे, कड़े प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे और मानव को जीवों के प्राकृतिक आवास या उनके नेचुरल हैबिटाट बोलेंगे, वहां से क्या करना होगा, दूर रखना होगा। और इसके लिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमको तरीके अपनाने हैं कि किस प्रकार से हम मानवीय हस्तक्षेपों को जीवों के प्राकृतिक आवास से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो जीवों की जातियों के समाप्त होने की जब दर बढ़ रही है, तो ऐसा यदि चलता रहा तो हमारी पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर जीवन के लिए संकट आ जाएगा। पृथ्वी पर जीवन क्या हो जाएगा, संकट में आ जाएगा। पृथ्वी पर जीवन का संकट हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना होता है, इसीलिए हमें जैव विविधता को बचाना होता है, इसीलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक होता है। तो आई होप कि आपने इतनी बात समझ ली होगी जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जैव विविधता का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि जैव विविधता यानी कि जीवों की जातियों में पाई जाने वाली विविधता इसी प्रकार से कम होती रही, यानी कि जीवों की जातियां इसी दर से समाप्त होती रही जो दर अभी चल रही है, तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर जीवन का संकट हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी पर जीवन के लिए संकट हो जाएगा। तो हमें पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना है, इसलिए हमें जैव विविधता को बचाना है। क्या करना है, जैव विविधता को बचाना है। देखिएगा, जैव विविधता का संरक्षण, ये तो आपने जान लिया कि जैव विविधता का जो संरक्षण होता है ये क्यों आवश्यक है। जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है ये आपने जान लिया। अब जैव विविधता का जो संरक्षण होता है वो कैसे होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ये कैसे होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ये कैसे होता है, इसको भी आप समझ लीजिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के यानी कि जैव विविधता का संरक्षण जो है, इसके करने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। और दो तरीके जो हैं उनमें एक तरीका क्या है, एक तरीका है स्वस्थाने। क्या है, स्वस्थाने, या इसी को आप क्या बोलते हैं, स्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानिक बोलते हैं। स्वस्थाने या फिर आप क्या बोलते हैं, स्थानिक संरक्षण बोलेंगे। नाम से ही आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर हिंट मिल रहा होगा। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन बोलेंगे। इन सीटू कंजर्वेशन बोलेंगे। स्वस्थाने यानी कि स्थानिक संरक्षण, ठीक है ना, स्वस्थाने यानी कि स्थानिक संरक्षण, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा बाह्य स्थाने। दूसरा क्या है, बाह्य स्थाने, या फिर आप इसी को बोलते हैं अन्यत्र।
क्या बोलते हैं? अन्यत्र। इसको भी देखिए नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, अन्यत्र संरक्षण, और इंग्लिश में आप बोलते हैं ex-situ। आप जानते हैं कि आपके ईवीएस वाले सेक्शन में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश को कैसे यूज किया जाता है। यदि बहुत शुद्ध हिंदी लिखेगा तो ऐसे लिखेगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन यदि अलग करने का प्रयास करेगा, बनाने का प्रयास करेगा, तो ex-situ को ऐसे लिख देगा। कैसे लिख देगा? ऐसे लिख देगा। तो आपको ध्यान से सारी चीजें जितनी मैं पढ़ा रहा हूं या जितनी चीजें आपको मैं बता रहा हूं वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ex-situ, ex-situ। ओके, अब आप देखिए ex-situ कंजर्वेशन, ये क्या है? ex-situ कंजर्वेशन है। ठीक है, ex-situ कंजर्वेशन है। नाम से आप देखिए, नाम से आप देखिए, स्वस्थानीय या स्थानीय संरक्षण का मतलब क्या? इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है? मतलब देखिएगा क्या है, स्वस्थानीय या स्थानीय संरक्षण का मतलब क्या है? इसका मतलब है जीव को उसके प्राकृतिक वास स्थान पर, जीव को उसके प्राकृतिक वास स्थान पर, जीव को उसके प्राकृतिक वास स्थान पर ही संरक्षण प्रदान करना। देखिए, जीव को उसके प्राकृतिक वास स्थान पर ही संरक्षण प्रदान करना क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। स्व का मतलब अपना और स्थान का मतलब स्थान पर। ठीक है, स्व स्थान मतलब अपने ही स्थान पर, जीव जहां रह रहा है, जीव जहां का है, जीव जहां पर अपना प्राकृतिक आवास रखता है, उसी जगह पर जीव को उसके प्राकृतिक वास स्थान पर, या कह सकते हैं जीवों को उनके प्राकृतिक वास स्थान पर संरक्षण प्रदान करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। और बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है? यहां पर देखिए, बाह्य मतलब दूसरा, स्थान मतलब स्थान पर। तो जीव को उसके प्राकृतिक वास स्थान से हटाकर, प्राकृतिक वास स्थान से हटाकर, प्राकृतिक वास स्थान से हटाकर, प्राकृतिक वास स्थान से हटाकर दूसरे उपयुक्त स्थान पर संरक्षण प्रदान करना, दूसरे उपयुक्त स्थान पर संरक्षण प्रदान करना। ठीक है ना, दूसरे उपयुक्त स्थान पर संरक्षण प्रदान करना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका ex-situ कंजर्वेशन। क्या कहलाए? ex-situ कंजर्वेशन। समझ गए हैं? जब जीव को उसके प्राकृतिक वास स्थान पर संरक्षण दिया जाएगा तो स्वस्थानीय यानी कि स्थानिक, और जब जीव को अलग स्थान पर संरक्षण दिया जाएगा तो ये बाह्य स्थानीय या फिर अन्य संरक्षण कहलाएगा। प्राकृतिक वास स्थान से हटाकर दूसरे उपयुक्त स्थान पर संरक्षण देंगे तो बाह्य स्थानीय कहलाएगा। देखिए, स्वस्थानीय की कौन कौन से तरीके हैं, स्वस्थानीय में कौन कौन सी टेक्निक आती हैं? स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक है ना। स्वस्थानीय जो संरक्षण है इसमें कौन कौन सी टेक्निक आती हैं? तो सबसे पहले नाम आता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का। किसका नाम आता है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम आता है, यानी कि आप इसको बोलते हैं इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व। इंग्लिश भी ध्यान रखना है आपको, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोलेंगे, ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्या है इसमें? राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि आप इसको बोलते हैं नेशनल पार्क्स। क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क्स, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको समझिए। ये क्या है? ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आई थिंक आप सभी लोगों ने इनको विजिट भी किया होगा, किसी न किसी जगह पर आप घूमने गए होंगे, या फिर कम से कम नहीं घूमे होंगे तो आपने उनको देखा तो जरूर होगा। कहाँ पर? नेट, इंटरनेट पर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। फिर क्या है? फिर है समुद्री संरक्षित क्षेत्र, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, यानी कि आप इनको क्या बोलते हैं? समुद्री संरक्षित क्षेत्र को आप बोलते हैं मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। क्या बोलते हैं? मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। और लास्ट में आप देखिए क्या होता है? लास्ट में होता है आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र, आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र,
आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र, ये क्या हो गया, इसको आप बोलेंगे इंग्लिश में वेटलैंड रिजर्व्स। क्या बोलेंगे, वेटलैंड्स रिजर्व्स, ठीक है ना, वेटलैंड रिजर्व्स, वेटलैंड रिजर्व्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्वस्थानीय संरक्षण में इतनी टेक्निक आ गई, अब हम लोग बाह्य स्थानीय की बात कर लें। किसकी बात कर लें, बाह्य स्थानीय की बात कर लें। तो बाह्य स्थानीय में आप कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं जिनसे संरक्षण दिया जा रहा है जीवों को। तो बाह्य स्थानीय में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी उन पर भी हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लें। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होगा, जब जीव को उसके प्राकृतिक वासस्थान से हटाकर दूसरे जगह पर आप संरक्षण देंगे। तो इसमें होगा सबसे इंपॉर्टेंट प्राणी उद्यान, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं जूलॉजिकल गार्डन। क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल गार्डन, और कभी कभी आप इसी को शॉर्ट फॉर्म में जू बोल देते हैं, यानी कि चिड़ियाघर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, चिड़ियाघर, जूलॉजिकल गार्डन, या फिर आप इसको बोल देंगे जू यानी कि चिड़ियाघर। आप देखते हैं चिड़ियाघर में कोई आपको स्पेशल कोई जीव नहीं मिलेगा, यानी कि सारे जीव वहाँ मिलते हैं जो कि वहाँ के नहीं होते हैं, उनको दूसरी जगह से ले जाकर यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है, ठीक है, दूसरी जगह से ले जाकर यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट वानस्पतिक उद्यान, वानस्पतिक उद्यान, वानस्पतिक उद्यान में देखिए, वानस्पतिक उद्यान जिसको आप क्या कहते हैं, बोटेनिकल गार्डन कहते हैं, बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण हो जाएगा। फिर नाम आता है स्पर्म बैंक का, स्पर्म बैंक यानी कि शुक्राणु बैंक, स्पर्म बैंक यानी कि शुक्राणु बैंक, ठीक है। फिर नाम आता है बीज बैंक का, यानी कि सीड बैंक का नाम आता है, सीड बैंक यानी कि बीज बैंक, इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा बीज बैंक, सीड बैंक, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग जगह से जो जातियाँ या जीवों की जो जातियाँ समाप्त होने के कगार पर हैं उनके सीड्स को यानी बीजों को सुरक्षित रखा जाता है। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है शुक्राणु बैंक, ये क्या हो जाता है, शुक्राणु बैंक हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शुक्राणु बैंक, बीज बैंक, और फिर आता है जीन बैंक, ठीक है, जीन बैंक यानी कि जीन बैंक, ठीक है, इसको हिंदी में भी जीन बैंक कहेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा उपवन आ जाता है, उपवन या बगीचा आ जाता है, ठीक है, और फिर क्या आ जाता है एक्वेरियम यानी कि मछली घर आ जाता है। तो ये सब कैसे संरक्षण है, ये सब आपको बाह्य स्थानीय संरक्षण मिलता है। और आ जाता है एक निम्न तापीय संरक्षण जिसको आप बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, निम्न तापीय संरक्षण, निम्न तापीय संरक्षण, निम्न तापीय संरक्षण। तो ये सब टेक्निक है किसके लिए, ये सब टेक्निक है आपकी जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने के लिए, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय। यहाँ पर आप देखिए जो बेस्ट होता है वो कौन सा होता है, बेस्ट होता है स्वस्थानीय। बेस्ट कौन सा होता है, दोनों में देखा जाए तो दोनों में बेस्ट कौन सा है, स्वस्थानीय है। और स्वस्थानीय में भी जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो क्या होती है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होती है। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर बेस्ट टेक्निक टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, बेस्ट टेक्निक टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, है ना, बेस्ट टेक्निक टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। तो ये हो जाता है आपका जैव विविधता का संरक्षण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जो स्वस्थानीय संरक्षण है, इसमें जो भी हम लोग टेक्निक यहाँ पर देख रहे हैं उनके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।